Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hope you are fine. जी चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए यहाँ जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम का मास किससे मालूम करते हैं? एटॉमिक मास से। चलिए पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पे। एटम का स्ट्रक्चर आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या होता है एक एटम का स्ट्रक्चर? क्या है हमारे पास सेंटर में जो पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस, जिसमें इसके दो फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसे हम शेल और ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के लिए। ठीक, तो आपके पास ये एटम का स्ट्रक्चर है और तकरीबन तमाम एटम के अंदर यही मेन स्ट्रक्चर है। क्या? न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमें एटम का मास जब फाइंड आउट करना हो तो फिर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एटम का मास? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो है उसके जरिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मास ऑफ एन एटम। अब इसके अंदर एक और फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इसका मास जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। ऑलमोस्ट हम कहते हैं नो मास है इन दोनों के मुकाबले में, इसीलिए इसका मास जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते जब हम एटम का मास फाइंड आउट करते हैं। तो एटम का मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के जरिए हम एटम का मास मालूम करते हैं। तो अब एटॉमिक मास के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हर तमाम जो भी हम क्वांटिटीज़ होती हैं उनके साथ यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। लेंथ के लिए आप यूनिट यूज़ करते हैं मीटर, सेंटीमीटर की। इसी तरह डिस्टेंस के लिए आप जो है वो यूनिट यूज़ करते हैं, टाइम के लिए यूनिट यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट है वो क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1 AMU 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। अभी हम इसे देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि एटम जो है वो क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जिसका इतना स्मॉलेस्ट है जिसे हम देख भी नहीं सकते। तो इस एटम का मास जो है वो फाइंड आउट करना जो है वो बहुत मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए। जैसे एक हाइड्रोजन एटम का मास यहाँ गिवन है आपके पास, कितना एक हाइड्रोजन का मास है? 1.6 × 10⁻24 ग्राम। इतना माइन्यूट मास है हाइड्रोजन एटम का कि जीरो के बाद कितने 23 जीरो और 16 जो है वो ग्राम लगाते हैं हम, तो ये एक हाइड्रोजन एटम का मास आता है। ऐसे ही दूसरे भी एटम जो हमारे पास मौजूद हैं उनका भी मास क्या है? बहुत ही स्मॉल है, कि उस स्मॉल मास को मालूम करना बहुत मुश्किल था। तो साइंटिस्ट को जो है वो आपके पास क्या चाहिए था स्पेशल मेथड, जिसके ज़रिए वो क्या मालूम कर सकें? एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकें। और वो क्या करते थे? कंपेयर करके जो है वो स्टैंडर्ड, किसी भी एटम का स्टैंडर्ड जो है वो मास लिया, उसको कंपेयर करके हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो 1961 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कार्बन जो है वो आपके पास कार्बन एटम को स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया। कार्बन एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और इसका एटॉमिक मास क्या है? 12। एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 6 हैं और इसके अंदर जो आपके पास प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। और 12 एटॉमिक मास है तो मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो वो कार्बन एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 6 होते हैं उसको स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया और इसी कार्बन एटम को यूज़ किया गया स्टैंडर्ड के तौर पे। और किसी भी दूसरे एटम का मास जो है इस कार्बन एटम से कंपेयर करके मास मालूम किया गया। अब हमारे पास कार्बन 612 को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया? कोई दूसरा एटम स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों नहीं लिया गया? क्या रीज़न थी? तो हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड के तौर पे पहले लिया गया था, लेकिन हाइड्रोजन एटम हाईली रिएक्टिव होता है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए जो है इसको स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं लिया गया। कार्बन एटम जो है ना तो हाईली रिएक्टिव है ना लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया। और दूसरा अबंडेंटली तौर पे जो है अबंडेंटली जो है वो कार्बन एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए कार्बन जो है उसको स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया। और इसका जो मास था वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आता है? 12 AMU के इक्वल आता है। ठीक है, एटॉमिक मास
यूनिट यानी 1 AMU जो है वो किसके इक्वल है, तो मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये कार्बन 12 का एटम है, यानी वो कार्बन जो हमने देखा जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास जो है वो 12 है, वो लिया गया उसका एटम और उसके कितने 12 इक्वल पार्ट कर दिए गए। और इसी तरह से इसके यूनिट से हमने दूसरे एटम का जो है वो मास कंपेयर किया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है आपके पास, एक यूनिट यहाँ से लिया गया और हाइड्रोजन एटम के मास से कंपेयर किया गया, तो क्या था वो एग्जैक्टली जो है तकरीबन उसके इक्वल आ रहा था। तो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया आपके पास, 1 हाइड्रोजन एटम का वो क्या हो गया, इसके 1 यूनिट के कार्बन के एटम के बराबर हुआ, तो इसका मास क्या है 1 AMU। इसी तरह से हीलियम का एटम लिया गया। हीलियम के एटम को जब देखा गया तो देखा गया वो कार्बन जो 12 है उसके 4 यूनिट के जो है वो क्या आ रहा था, हीलियम का एक एटम का मास आ रहा था। तो फिर हीलियम का मास क्या कहा गया 4 AMU। ठीक, इसी तरह से बाकी दूसरे एटम का जो है वो मास मालूम किया गया कार्बन 12 के एटॉमिक मास से कंपेयर करके। तो अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप विच इज कंपेयर टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास की यूनिट है। क्या करते हैं, कैसे एटॉमिक मास मालूम करते हैं, एवरेज मास लेते हैं नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं जिनके क्या मोल मिले हैं, हमें आइसोटोप्स मिले हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप मौजूद हैं उनके। तो फिर उनका आइसोटोप का हम क्या निकालते हैं, उसका एवरेज मास निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं किससे, कार्बन 12 के मास से, और फिर वो उसका उस एटम का, उस एलिमेंट के एटम का क्या हो जाता है एटॉमिक मास। अब आपके दिमाग में आएगा क्या आइसोटोप क्या है। ठीक है, पहला सवाल आइसोटोप्स क्या होते हैं, चले यहाँ देख लेते हैं। व्हाट आर आइसोटोप, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या है, हमने अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास आइसोटोप्स में मौजूद हैं, और आइसोटोप्स क्या हैं आपके पास, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं। ठीक है, एलिमेंट तो क्या होगा सेम होगा लेकिन उसके डिफरेंट एटम होंगे, और क्या फर्क होगा उनके अंदर, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। जाहिर सी बात है, हमने पीछे हम पढ़कर आए हैं कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन करता है ना एलिमेंट की। कि जैसे मैं बात करती हूँ कार्बन है 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं से भी हमें कार्बन का एटम मिले, कोई भी हमें ऐसा एटम मिले जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो वो एटम किसका होगा, कार्बन ही का होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन है कार्बन की उसके एटॉमिक नंबर से। ऐसे ही हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन उसके एटॉमिक नंबर से है कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है, और भी सारे एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन एटॉमिक नंबर से होती है। तो एटॉमिक नंबर तो क्या होगा सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा उनके अंदर, मास नंबर का। मास नंबर का डिफरेंस आता है, और वो क्यों आता है, ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद में फर्क आता है। अभी हम पीछे पढ़कर आए थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो किसी भी एटम में हमेशा क्या होती है, सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद में फर्क हो सकता है। तो अगर न्यूट्रॉन की तादाद में फर्क होगा तो मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और फिर वो क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का आइसोटोप कहलाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 तरह के एलिमेंट मिलते हैं हमारे पास। कौन से 2 एलिमेंट से, 2 एटम से कार्बन के, ये एक एलिमेंट है कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। क्यों, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है 6। दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क नजर आ रहा है, एक का जो आपको मास नंबर है वो 12 है, एक का क्या है 13। अब ये डिफरेंट क्यों है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर जो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है आपके पास, क्या होंगे 6 होंगे, 6 प्रोटॉन है तो 6 ही न्यूट्रॉन होंगे ना, क्योंकि +6 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या बनता है, मास नंबर बनता है। तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, प्रोटॉन तो 6 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन तो 6 ही होंगे, बट न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, इसके अंदर 7 है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से ये एटम कार्बन का ही कहलाएगा, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब जब हम इनका, अब हमारे पास किसका मास लेंगे, हम ये वाला मास लें या ये वाला मास लें, तो फिर इसके लिए
क्या किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। पहले क्या कहा है हमने, एवरेज मास लेते हैं नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। जिस एलिमेंट के एटम का हम क्या निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास, तो पहले उसका क्या निकालते हैं, उसका हम उसके आइसोटोप्स का एवरेज मास निकालते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम से। तो पहले एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं हम। एवरेज निकालना आता है ना आप लोगों को, किया है कभी, निकाला है, मैथ्स में पढ़कर आया आप लोगों को। रिजल्ट मिलता है, रिपोर्ट कार्ड जो आपकी मिलती है, तो उसमें आपने देखा होगा परसेंटेज लिखी हुई होती है, एक क्लास हाईएस्ट परसेंटेज, एक क्लास लोएस्ट परसेंटेज, और एक और क्या कॉलम क्या होता है, एवरेज परसेंटेज। तो कैसे निकालते हैं एवरेज, एवरेज परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, क्या है, जितने भी स्टूडेंट आपकी क्लास में मौजूद हैं उन सब की परसेंटेज को प्लस ऐड किया जाता है, प्लस करते हैं और टोटल नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं और एवरेज मालूम करते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एवरेज। इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे कि अब जो है हमने क्या करना है, ये दो आइसोटोप हैं कार्बन के, कौन सा है, एक जिसमें एटॉमिक मास क्या है कार्बन का 12, एक कौन सा है जिसमें जो है वो क्या है, इसका मास 13 है। तो इसकी जो परसेंटेज है वो बता दी गई है, कितनी है, 98.889, यानी कि जो परसेंटेज बताई गई कार्बन 12 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एटम है और वो कौन, उसकी परसेंटेज 98.88 है। और जो कार्बन 13 है वो भी क्या है, एग्जिस्ट करता है नेचर में और उसकी भी परसेंटेज बहुत कम है लेकिन वो भी मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है, और किस परसेंटेज से, 1.111%। अब हम इनका एवरेज निकालेंगे। तो कैसे एवरेज निकाल रहे हैं ये देख लें। जो कार्बन 12 वाला है उसकी परसेंटेज कितनी है, 98.889। तो पहले हमने 12 को मल्टीप्लाई किया किससे, 98.889 से, और उसको ऐड कर रहे हैं दूसरा वाला जो आइसोटोप है 13, उसकी परसेंटेज क्या है, 1.11। तो हमने इस 13 वाले को मल्टीप्लाई किया उसकी किससे, परसेंटेज से, 12 को उसकी परसेंटेज से, 12 की परसेंटेज 98.89 है, 13 को उसकी परसेंटेज से, और फिर इन दोनों को भी क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 को 98.889 से, और जो आंसर आता है इसको, इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, लिखा हुआ नजर आ रहा है 1186.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 14.443। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 से जब डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, एवरेज मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12.011 AMU। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है ना तो हम 12 लिखते हैं ना 13 लिखते हैं, बल्कि क्या लिखते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास जो क्या है 12.01 AMU। आप पीरियोडिक टेबल में देख लें, आपको यही एटॉमिक मास लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए, कार्बन, ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक नंबर 6, और ये जो मास, इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है वो क्या है, 12.011। ऐसे ही हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और इसका एटॉमिक मास 1.008 है, 1 नहीं है, 1.008 है। क्यों है 1.008, क्योंकि हाइड्रोजन के भी क्या मिले हैं, आइसोटोप्स मिले हैं, और वो 3 आइसोटोप्स हैं, आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो तीनों के अंदर 1 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रॉन 0 है, कुछ ऐसे भी मिले हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन 1 है, और कुछ बहुत कम क्वांटिटी में ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स 2 है। तो जब इनकी एवरेज निकाली गई तीनों आइसोटोप जो हैं उनके मासेस की, तो वो क्या आता है 1.008। तो हाइड्रोजन का इसी तरह से एटॉमिक मास क्या है 1.008। ऐसे ही और दूसरे एटम आप देखेंगे, सबके एटॉमिक मास यहाँ लिखे हुए हैं। अब मैं आपको ऑक्सीजन का दिखाती हूँ, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास क्या है 15.99। ठीक है, ये भी क्या है एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि इसके भी क्या मिले हैं, आइसोटोप्स मिले हैं हमारे पास, तो इसको 16 पढ़ते हैं। और इसी तरह से क्लोरीन अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो आता है वो हमारे पास क्या आता है 35.5 आता है इसका एटॉमिक मास। ठीक, तो हमारे पास एटॉमिक मास कार्बन का
देख लिया हमने, हाइड्रोजन का दिखा दिया मैंने, ऑक्सीजन का बता दिया और इसी तरह से सल्फर का 32 है। जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास आपको मैंने लिखवाया भी है और आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालकर फिर उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 AMU। तो ये है आपका कौन सा टॉपिक, एटॉमिक मास का। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें कई टॉपिक्स कवर हुए हैं, आइसोटोप समझ में आया होगा आपके, और एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आ गया होगा, क्योंकि ये आपका होमवर्क है जिसमें मैं आपको होमवर्क में जो है वो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने को दूंगी और इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। होमवर्क नोट कर लीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 3, 9, 10, 11, पेज नंबर 39 चैप्टर 2। देखें कहाँ पर है, पेज नंबर 39। ठीक है, ये है पेज नंबर 39। इसका क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 3। ये है राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं। और इसका कौन सा पार्ट करना है आपको, 9। ये है 9, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको मिल जाएगा बुक में, देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन बोर्ड पर भी मौजूद है। 10 करेंगे, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल इज 12.011 AMU रादर देन 12 AMU। एक्सप्लेन करें, अभी मैंने इसकी रीज़न बता दी आपको। इसके बाद एक 11 है जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास, किसका, क्लोरीन का। कैसे, देखें, द एटॉमिक मासेस ऑफ क्लोरीन 1735, 75%। यानी क्या बताया है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। देखें, ये वाला क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है। फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, इसका जो मास है वो 35 है और इसका मास 37 है। इसकी परसेंटेज लिखी हुई है कितनी है, 75, और इसकी परसेंटेज कितनी बताई है, 25। अब आपको कैलकुलेट करना है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या आता है, तो कैसे मालूम करेंगे, सेम इसी तरह से एवरेज एटॉमिक मास यहाँ कौन सा लिखा रहे हैं हम, क्लोरीन 35 का है, तो हम क्या कहेंगे, 35 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, फिर प्लस करेंगे किसको, दूसरा वाला कौन सा है, 37, उसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है आपके पास, 25। तो 37 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय वही 100, चूँकि परसेंटेज में बात हो रही है। पूरा कैलकुलेट कीजिएगा और इसका मास निकालिएगा कितना आता है। ठीक है, उम्मीद है कि कर लेंगे, कोशिश करेंगे आप। मैंने करवा दिया, सिखा दिया, सब बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह, और अब तो पूरी हिंट्स भी दे दी, आप लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको। और लर्निंग के लिए जो होमवर्क जाएगा, रिवाइज करेंगे आज लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज नई कोई लर्निंग नहीं दे रही हूँ मैं, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो दिए थे उन्हीं चारों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।